वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में, सेबी के नए रूल के बारे में, इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है ऐसा किसने कहा, इन्फोसिस के हायरिंग और फायरिंग के बारे में, साथ ही इन्फोसिस ने प्राइजेस हाई किए हैं अपने इंप्लॉइज के, उसके बारे में, सुजलॉन और अशोक लेलैंड के बारे में। सबसे पहली न्यूज है वोडाफोन आइडिया की, लेकिन ये न्यूज बताने से पहले मैं आपको एजीआर क्या होता है वो बताऊंगा, फिर बताऊंगा एजीआर इशू क्या होता है। और ये बिजनेस न्यूज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है अगर आप किसी भी टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टेड हो, या फिर आप एयरटेल में इन्वेस्टेड हो, या वोडाफोन आइडिया, या फिर जियो, क्योंकि इस बिजनेस न्यूज में हम इतिहास के कुछ उन पन्नों को वापस से खोलेंगे जिसके वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़ा असर होगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको एजीआर क्या होता है। एजीआर का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये एक फाइनेंशियल टर्म है जो टेलीकॉम कंपनीज के रेवेन्यू का कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ एजीआर इशू क्या है। हालांकि मैं हर एक चीज को बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि हमारा ना बिजनेस न्यूज है और हम पूरी चीज उस तरह से नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब एजीआर इशू क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एजीआर इशू यानी कि जो एजीआर का पूरा मुद्दा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप वो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एजीआर इशू यानी कि कोई फाइनेंशियल चीज की मैं बात कर रहा हूँ। आखिर ये जो मुद्दा है या जो ये एक डिस्प्यूट चल रहा है 1999 से, वो क्या मैं आपको वो पूरा डिटेल में समझाता हूँ। बेसिकली इंडियन टेलीकॉम कंपनीज को लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस देने होते हैं जो उनके एजीआर पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको आगे चलता हूँ। इसमें दो चीजें आती हैं। पहला तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी, और दूसरा टेलीकॉम कंपनीज। तो ये दो पार्टीज हैं। तो इन दोनों के बीच में एजीआर के कैलकुलेशन को लेकर के बहुत लंबे समय से डिस्प्यूट चला आ रहा है। एक्चुअली 1999 से पहले टेलीकॉम कंपनीज सिर्फ कोर टेलीकॉम सर्विसेज जैसे कॉल, एसएमएस या फिर डेटा के रेवेन्यू पर ही लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम चार्जेस देते थे। पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने कहा कि एजीआर में नॉन टेलीकॉम सर्विसेज जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट इनकम, एसेट सेल्स, ये सब भी इंक्लूड होना चाहिए। अब टेलीकॉम कंपनीज ने इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लेकिन सबसे पहले जब उन्होंने चैलेंज किया, ट्रिब्यूनल कोर्ट में चैलेंज किया उन्होंने, फिर वो केस जीत गए। यानी कि सबसे पहले कोर्ट ने जो केस का फैसला सुनाया वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के साइड में सुनाया। फिर गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी के फेवर में फैसला सुना दिया। डीओटी यानी कि वही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब इस फैसले से टेलीकॉम इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा बर्डन आ गया, क्योंकि अब जैसे वोडाफोन आइडिया थे तो वोडाफोन आइडिया को लगभग 58,000 करोड़ रुपीज और एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपीज देने का ऑर्डर मिला। तो ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्रेशर था। और सिर्फ प्रेशर इतना ही नहीं था, 2019 में सबसे बड़ा प्रेशर था जियो का। जियो एक तरफ पूरी मार्केट शेयर अपने तरफ लेते जा रहा था, जियो इनको बर्बाद करते जा रहा था। बहुत सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। सिर्फ 3 मेजर प्लेयर बचे, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो। ये तो एक प्रेशर था ही वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के ऊपर। एक और प्रेशर आ गया, ये जो 58,000 करोड़ का और 43,000 करोड़ का जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो ये ना बहुत बड़ा प्रेशर था। अब मैं आपको आज की बिजनेस न्यूज समझाता हूं। जब आप ये टेलीकॉम इंडस्ट्री की हिस्ट्री और प्रॉब्लम आप समझ गए हो तो फिर ये बिजनेस न्यूज अब आप और अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन एक चीज और आपको समझनी होगी, उसमें शायद ये न्यूज में भी मैं कवर करता, बट मैं आपको पहले बता देता हूं। जब ये सारी चीजें हो रही थी, गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि टेलीकॉम सेक्टर को बचाया जाए, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंड्स दिए। और वैसे ही वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट ने 34% के आसपास स्टेक परचेस किया। और ये जो मैं आपको 34% के आसपास का डेटा दे रहा हूँ, ये मैं 2024 का दे रहा हूँ। वैसे तो ये डेटा चेंज भी होता रहता है क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट स्टेक भी बेचती है। तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन एवरेज बताऊं, कभी कभी अगस्त में ये न्यूज़ आई थी कि 37% है, कुछ कुछ जगह 33% लिखा था और कुछ कुछ जगह 32 या 31% भी है। तो मैंने एक एवरेज आपको बताया 33%। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो वोडाफोन आइडिया का, या फिर आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल मैं आपको वोडाफोन आइडिया के न्यूज की तरफ लेकर के चलता हूँ। न्यूज ये है कि अभी अभी वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने कहा है कि कंपनी को पूरा भरोसा है कि सरकार एजीआर का जो पूरा इशू था उसका सॉल्यूशन निकाल लेगी, क्योंकि वो भी इसमें इन्वेस्टेड है। अभी मैंने आपको बताया था ना, वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट किया
है। अब ये AGR का इशू क्यों सॉल्व करना जरूरी है और गवर्नमेंट सोच भी रही है कि AGR का जो प्राइस है उसको कम किया जा सके, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया को इतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो फिर ये तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और सिर्फ डुओपोली रह जाएगी एयरटेल की और जियो की। वैसे तो वोडाफोन आइडिया ने बैंक्स के साथ डेप्ट फंडिंग की भी बात दोबारा से शुरू की है, लेकिन अब सारे बैंक्स डर रहे हैं। सारे बैंक्स AGR को लेकर के गवर्नमेंट की फाइनल पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। मुंद्रा ने यह भी कहा कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर की मदद के लिए रिफॉर्म्स ला रही है, जिसमें बैंक गारंटी रिलीफ भी शामिल है। तो बैंक गारंटी रिलीफ का मतलब यही हुआ कि बैंक बिना किसी गारंटी के टेलीकॉम सेक्टर की कुछ कंपनीज, वही जो बचे कुचे हुए वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की बात हो रही है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार AGR ड्यूज का एक हिस्सा माफ करने पर भी विचार कर रही है, जो वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ा रिलीफ हो सकता है। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल में इन्वेस्टेड हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। आपको भी AGR इश्यूज पे ध्यान देना होगा। अगर गवर्नमेंट AGR में रिलीफ करती है तो फिर वोडाफोन के शेयर्स मेरे हिसाब से तो ऊपर जाने चाहिए, बट मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जैसा कि विजय केडिया जी कहते हैं, मार्केट को सिर्फ दो ही लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या तो झूठा या तो भगवान। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मुझे पता है मार्केट में क्या होगा, तो वो झूठ बोल रहा है। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और मैं जो इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और मैं जब भी डेटा देखता हूँ तो मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, क्योंकि व्यूज जितने आते हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं हमारे। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी जरूर हिट करें, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्द इस पे बहुत सारे वॉच आवर्स लाने हैं, जो कि मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं पता नहीं कैसे लाऊंगा, इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। प्लीज आप सब मुझे हेल्प करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं ऐसी ही बिजनेस न्यूज डेली आपके लिए लाता रहूं। अगली न्यूज है इन्फोसिस की। कल भी मैंने इन्फोसिस पे ही न्यूज कवर की थी और आज भी हमने इन्फोसिस पे ही न्यूज कवर की है। इन्फोसिस फरवरी के एंड तक सैलरी हाइक्स लेटर इशू करेगा, जिसमें 5 से 8% तक का इंक्रीमेंट मिलेगा, जो अप्रैल 2025 से लागू होगा। प्रमोशन लेटर्स भी दिसंबर से दिए जा रहे हैं, जिससे टेक बजट के बढ़ने का इंडिकेशन मिलता है। हालांकि दूसरी तरफ इन्फोसिस ने मैसूर कैंपस से 700 फ्रेशर्स को निकाल दिया, जिससे पूरे सोशल मीडिया पर लोग नाराज हैं। IT एम्प्लॉइज यूनियंस NITs ने भी इस मूव को अनएथिकल बताया और कहा कि टर्मिनेशन के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। ये ना पूरी तरह से ह्यूमिलिएशन है लोगों का। कभी भी आप सिक्योरिटी गार्ड से धक्के मार के कैसे किसी को बाहर निकलवा सकते हो? काफी फ्रेशर्स तो 2 साल वेट करने के बाद ज्वाइन हुए थे और उन्हें सिर्फ 6 महीने में ही जॉब से हटा दिया गया। ये तो बहुत ही बुरी चीज है। अगर आप इन्फोसिस में जॉब करते हो तो प्लीज कमेंट में बताओ ये सारी चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और क्या आपको भी धक्के मार के बाहर निकाला गया? तो आप अपनी भड़ास कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हो। अगली न्यूज है सेबी की। सेबी ने बताया कि स्टॉक ब्रोकर्स के पास 500 करोड़ से ज्यादा का अनक्लेम्ड इन्वेस्टर एसेट्स पड़ा हुआ है। सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क सजेस्ट किया है ताकि इन्वेस्टर्स अपने फंड्स और सिक्योरिटीज क्लेम कर सके। इस नए रूल के मुताबिक ब्रोकर्स को क्लाइंट या उनके रिलेटिव्स से कांटेक्ट करना होगा। अगर 3 साल तक फंड क्लेम नहीं होते हैं तो ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर होंगे, और जो भी सिक्योरिटीज हैं वो 7 दिन में DSC के डीमेट अकाउंट में प्लेज की जाएंगी। वैसे मैंने DSC शॉर्ट में बता दिया, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। DSC यानी कि डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे NSE या BSE, ये उसकी बात हो रही है। अगली न्यूज है अशोक लेलैंड की। अशोक लेलैंड के शेयर्स कल 5% बढ़कर 212.55 तक पहुंच गए। और ये बढ़ा क्यों, इनका शेयर ऐसा रैली क्यों किया कल? उसका रीजन है इनके Q3 FY25 के रिजल्ट्स। Q3 FY25 में अशोक लेलैंड का नेट प्रॉफिट 36% बढ़कर 762 करोड़ रुपीस हो गया, जो पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 560 करोड़ रुपए ही था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है अशोक लेलैंड के साथ। अशोक लेलैंड का रेवेन्यू सिर्फ 8% बढ़ा है, ठीक है, रेवेन्यू 8% बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट इनका 36% बढ़ गया। अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो रेवेन्यू 8% से बढ़कर 11,995 करोड़ रुपीस पहुंच गया। लेकिन अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो 762 करोड़ रुपीस था, ये मैंने आपको बताया। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर इनका रेवेन्यू सिर्फ 8% बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट 36% कैसे बढ़ गया? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखता हूं आपकी नॉलेज या फिर आपके फंडामेंटल एनालिसिस की स्किल्स कितने अच्छे हैं। वैसे तो ये बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है, बट मैं आपको EBITDA भी बता देता हूं। लेकिन EBITDA 8.8% बढ़कर 1211 करोड़ रुपीस हो गया। खैर, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर आपको अभी दे देता हूं। इसका रीजन था इनका मार्जिन। अशोक लेलैंड का
मार्जिन बढ़ गया 12.8%। इसलिए रेवेन्यू सिर्फ 8% बढ़ा, लेकिन इनका नेट प्रॉफिट 36% बढ़ गया। ये जो नंबर्स थे ये कंपैरेटिवली थे, 36% जो बढ़ा है, तो ये रीजन था उनके बढ़ने का। अगर मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं तो आप ऐसा मान लो आपके पास एक पेन है जिसकी कीमत है 10 रुपए, आप 10 रुपए में वो पेन बेचते हो, लेकिन वो पेन आप बनाते हो 8 रुपए में, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2 रुपया। अभी भी आप वो पेन 10 रुपए में ही बेचते हो, लेकिन इस बार आप वो पेन बनाते हो सिर्फ 5 रुपए में, तो आपका प्रॉफिट हुआ 5 रुपया। तो आप समझ रहे हो, तो उनके मार्जिन बढ़ गए हैं। अब ये मार्जिन कैसे बढ़े हैं उसके कई सारे रीजन है, लेकिन जो रीजन कुछ सामने निकल के आ रहे हैं वो ये है कि कंपनी की काफी अच्छी ट्रक और बस सेल्स थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कॉस्ट कटिंग भी काफी किया। अगली न्यूज है इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। पूरा मार्केट डाउन है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन जिम रॉजर का क्या कहना है। वैसे जिम रॉजर कौन है? जिम रॉजर एक फेमस इन्वेस्टर है, ये काफी जाने माने इन्वेस्टर्स में से एक है, और जिम रॉजर का कहना है कि वो तब तक इंडियन स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे जब तक मार्केट में एक सीरियस गिरावट ना आए। यानी कि अभी भी उनको लगता है कि मार्केट में सीरियस गिरावट नहीं आई हुई है और हम इंडियंस अभी डरे हुए हैं, तो अभी आप अपने कैश होल्ड रखिए। अगर मार्केट और नीचे जाती है तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरी राय है। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। जिम रॉजर ने अपने यूएस और दुनिया भर के सारे शेयर्स बेच दिए हैं, सिर्फ चाइना और उज्बेकिस्तान में वो इन्वेस्टेड है फिलहाल। उनका तो ये भी मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट अब इकोनॉमिक को सही तरीके से समझ रही है, पहले वो सही तरीके से नहीं समझते थे, पर फिलहाल मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो अभी वो इसमें इन्वेस्टेड नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पर है। साथ ही जिम रॉजर का ये भी कहना है कि अगर मार्केट में और ज्यादा गिरावट होती है और लोग निराश होते हैं, तभी वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगली न्यूज है बिरला सॉफ्ट की। बिरला सॉफ्ट स्टॉक ने 6% गिरकर 472.40 रुपीज का 52 वीक लो टच किया, पर फिर वो 495.90 पर ट्रेड कर रहे थे। बिरला सॉफ्ट का Q3 FY25 नेट प्रॉफिट 27% गिरकर 117 करोड़ रुपए हो गया, जो पहले 161 करोड़ रुपीज था। रेवेन्यू लेकिन इनका बढ़ा है, रेवेन्यू 1.5% से बढ़कर 1362.7 करोड़ रुपीज रहा, और ये एक अच्छा टाइम हो सकता है इस स्टॉक को बाई करने का। अगर आपको ये स्टॉक पसंद है, आपने इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस किया हुआ है तो। अगली न्यूज है सुज़लॉन की, और जब आप ये न्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सुज़लॉन कितनी स्ट्रॉन्ग बनते जा रही है और इनका लीडरशिप कितना अच्छा होते जा रहा है। खैर पहले मैं आपको न्यूज समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इनका जो लीडरशिप है वो इतना अच्छा क्यों मुझे लग रहा है, पर्सनल ओपिनियन अपना वो भी मैं बताऊंगा आपको। न्यूज ये है कि सुज़लॉन ने ओएस्टर रिन्यूएबल से 64 विंड टर्बाइन जनरेटर सप्लाई करने का ऑर्डर लिया है, जो मध्य प्रदेश में इंस्टॉल होंगे। ये 201.6 मेगावाट का एक रिपीट ऑर्डर है, जिससे दोनों कंपनीज की पार्टनरशिप 9 महीने में 283.5 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ सुज़लॉन कैसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है धीरे धीरे मार्केट में। सबसे पहली चीज जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि ये सुज़लॉन का इस साल का 5th रिपीट ऑर्डर है, तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, सुज़लॉन ने अब तक 17 देशों में 20.9 गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉल की है, तो ये 2 पॉइंट है जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सुज़लॉन मार्केट में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखा रहा है। वैसे आप अगर मध्य प्रदेश से हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि मध्य प्रदेश विंड एनर्जी का एक बड़ा हब बन रहा है और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए। और आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन या कोई भी यूजफुल इंसाइट मिली हो तो हमें फॉलो जरूर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूं मैं, कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करें।